जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अच्छा, माजरत के साथ ये लेक्चर कल अपलोड होना था, लेकिन स्केड्यूल ऐसा है, एक तो रमज़ान और फिर गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज हैं। कल से अब तक 3 लेटर्स आ चुके हैं ऑफिस टाइम के हवाले से। खैर ये एक अलग बात है। और दूसरा, वक्त भी बहुत लगता है इसलिए एक लेक्चर बनाने में। बहरहाल आप मेहनत करें, ठीक है। एक चीज़ मैं समझता हूँ, ज़्यादातर मेरे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं इधर। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर टीचर किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर अगर मेहनत कर ले तो स्टूडेंट्स को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो जाहिर है, अगर मैं इस पर मेहनत करता हूँ तो आपको भी चाहिए कि ऐसा ही रिस्पॉन्स दें। और देखिए, आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने इतनी बार मतलब आपको कह चुका हूँ कि जो मैप मैं ड्रॉ करता हूँ, जो ड्राइंग वाला मैप है ये, ठीक है, आप इसको ड्रा किया करें, ग्रुप में शेयर भी किया करें। और अगर आपका मैप बहुत खौफनाक है, अच्छा नहीं बनाते, तो फिर मुझे पर्सनली शेयर किया करें। असाइनमेंट्स हैं, लास्ट टाइम सिर्फ गुलजमान ने असाइनमेंट की थी। उसमें मैं गुलजमान को असाइनमेंट का बता नहीं पाया कि कौन से सही हैं, लेकिन मैंने इसमें रिप्लाई आंसर किए हैं सारे, सॉल्व कर दिए हैं। वो आप देखिएगा। क्या और अभी मुझे एक सजेशन मिली थी, मैंने तो सभी से पूछा, ज़्यादातर जो सीनियर कोलीग्स हैं उनसे भी पूछा कि सजेशन है कोई लेक्चर्स को इम्प्रूव करने का। तो एक ने कहा कि क्योंकि आपकी इसमें पिक्चर वगैरह नहीं आती, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, तो इसलिए कुछ हद तक बोरिंग फील होता है। अगर लेक्चर लेंथी हो तो मोस्टली नहीं देख पाते। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेन मेन कॉन्सेप्ट बोलूँ। बाकी रीडिंग तो आप करेंगे ही, जाहिर है। फाइल में शेयर कर देता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, जाहिर है कि यार जो वॉइस से ही क्लियर होते हैं। खैर लेक्चर 10 है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था मंगोल्स के बारे में, ठीक है। गेंगीज खान ने किस तरह मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा किया, और देन उसके पोते हलाकू खान ने उसकी विरासत को आगे लेकर चला, और किस तरह उन्होंने इराक में खलीफा मुअत्तसिम बिल्ला के साथ क्या सलूक किया। ये बातें हो गई थी। असिस्टेंट का पेपर हमने डिस्कस किया था, जनरल साइंस, सोशल साइंस के, कंप्यूटर के, ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज। यूनाइटेड नेशंस के हमने तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यू एक्स्ट्रा किए थे, पीपीएससी के सारे पास्ट। और एक एप्लीकेशन थी इस्लामिक स्टडी में अफसोसलन की वाइफ्स, को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया तकरीबन। मैथ को, बेसिक मैथ हमारी स्टार्ट है, आज मैं वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि पास पेपर की मैं मैथ करवाऊंगा उसको। कुछ इनको क्वेश्चंस जो हैं उनके तरीकाकार बताऊंगा किस तरह, मतलब जो भी पास पेपर में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश की असाइनमेंट भी मैंने सॉल्व की है और नई असाइनमेंट भी दी है आपको। यहाँ पर लेक्चर 9, क्योंकि लेक्चर 9 की कंटिन्यूएशन है, मंगोल दरमियान में इंटरप्ट हुए थे, इसलिए लेक्चर 9 से हम स्टार्ट करेंगे, रिव्यू लेंगे लेक्चर 9 का। जैसे स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ी थी लेक्चर 9 में, स्लेव डायनेस्टी, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह शहाबुद्दीन गौरी के गवर्नर्स ने इंडिया पे कब्जा किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सर फहरिस्त थे, उनके स्पेशल स्लेव। और उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश, रजिया सुल्ताना के बारे में हमने पढ़ा। शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी, और किस तरह उसके भाई ने उसको, या इसने अपने भाइयों को कत्ल किया, फिर इसके छोटे भाई ने इनको इसको कत्ल किया, रजिया को। और फिर इसका शोहर मलिक अल्तूनिया, और अ, इसका जो गुलाम था जमालुद्दीन याकूब, उसका हमने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, इनकी पॉलिसियाँ, इनके बेटे मोइजुद्दीन कैकबाद जो कि तकरीबन लास्ट था, और मलिक फ़ेरोज़, ठीक है। मलिक फ़ेरोज़ ने किस तरह से मोइजुद्दीन कैकबाद, क्योंकि इनकम्पिटेंट था मोइजुद्दीन कैकबाद, ये आपने याद रखना है कि लास्ट कौन था इनका रूलर स्लेव डायनेस्टी का, और मलिक फ़ेरोज़ ने इसको कत्ल किया। मलिक फ़ेरोज़ कौन था? जनरल था जी, स्लेव डायनेस्टी का। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे बेसिकली।
मलिक फेरोज, मलिक फेरोज ये वही है जिसने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी, क्योंकि ये खिलजी था। देखिए, स्लेव डायनेस्टी में भी मैंने आपको बताया था कि शमसुद्दीन अल तमश अगरचे कुतुबुद्दीन ऐबक से रेलिवेंट नहीं था, उसकी जनरेशन में से नहीं था, कास्ट में से नहीं था, लेकिन चूंकि वो भी एक स्लेव था इसलिए वो स्लेव डायनेस्टी रही। लेकिन ये जो फेरोज खान जिसको हमने पढ़ा, ये एक अलग शख्स था। ठीक है, मलिक फेरोज ये खिलजी था अफगानिस्तान का, ये स्लेव नहीं था, ये जनरल था। इसने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। अब हम ब्रीफली इसको यहाँ पे मैप से पढ़ेंगे जो कि मैंने बनाया। तो आप बासानी इसको एक बॉल पेन से बना सकते हैं किसी पेज पे भी। खिलजी डायनेस्टी 1290 में इसकी बुनियाद रखी, कैकबाद को कत्ल करके, और 1320 तक रही, यानी कि 30 साल। ये जो मलिक फेरोज था इसी का नाम था जलालुद्दीन फेरोज खिलजी, इसका लकब था, टाइटल था जलालुद्दीन, नाम इसका मलिक फेरोज था। अब इसने दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में अपने कदम जमाए, कैकबाद को यहीं कत्ल किया। और फिर इस वक्त तक मुख्तलिफ जगहों पर ये डायनेस्टी बढ़ चुकी थी। ठीक है, 1290 के बाद, क्योंकि 1296 तक इसका दौर रहा। 1296 में इसने 3 से 4 साल जनरल्स वगैरह के साथ, और इसमें जो सर फहरिस्त था अलाउद्दीन खिलजी जो इसके भतीजा था और दामाद भी बना, आपने वो फिल्म देखी होगी पद्मावती, आई थिंक यही नाम था, शाहिद कपूर की, तो उसमें ये स्टोरी डिस्कस की गई है। तो मूवीज में तो खैर इतना हिस्टोरिकली टच नहीं होता, बिल्कुल जो बताया हो उन्होंने मूवी बनानी होती है। चलिए, तो यहाँ पर ये 1294 में इसने अलाउद्दीन खिलजी को ओहद पता करने भेजा। 1294 में ये ओहद ओहद पता हो गया। और अब आजकल ये ओहद नहीं है, उन दिनों था। ठीक है, आजकल और दूसरी रियासतें बन गई, यहाँ पे यूपी वगैरह है। और इसने अलाउद्दीन खिलजी का गवर्नर तैनात हुआ। देन अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी भी गया, वहाँ पे जो रिवोल्ट हो रही थी उसको सप्रेस किया है। कहने का मकसद है अलाउद्दीन खिलजी बहुत कॉम्पिटेंट था, जंगजू शख्स था। और एक वक्त ऐसा आया कि 1296 में ये दिल्ली वापस आया, उसने देखा जी जलालुद्दीन फिरोज बूढ़ा हो रहा है, या पता नहीं इसको अपनी औलाद को बादशाह देगा, सल्तनत देगा, जी जो भी था, इसने इसको कत्ल किया, अपने ससुर को, और दिल्ली तख्त पे कब्जा कर लिया। बाद में एक मोड़ आया जब यहाँ पर राजस्थान में चित्तौड़ का किला था, राणा रतन सिंह वहाँ का राजा था। उसकी एक खूबसूरत सी बेगम थी राना रानी पद्मावती, इनके दरमियान में फाइट हुई इस रानी की वजह से। और यकीनन राणा रतन सिंह हार गया, क्योंकि दिल्ली का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, उसके सामने जाहिर घुटने टेकने पड़े। और फिर ये रानी पद्मावती ने बहुत सारी औरतों के साथ आग में कूद के अपनी जान दे दी। ये राजपूतों की एक रस्म होती थी। एक शॉर्ट स्टोरी है जी। ये पूरा इलाका दक्कन कहलाता था, उसी में देवगढ़ी थी। तो दक्कन पॉलिसी भी अलाउद्दीन खिलजी की मशहूर थी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा रूलर रहा है, इसको सिकंदर सानी भी कहते हैं, इसको ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसके बारे में डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे। इसका बेटा था मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी कभी नहीं चाहता था कि मुबारक शाह खिलजी इसकी सल्तनत को संभाले। उसकी क्या वजह थी ये भी हम देखते हैं। और लास्ट में था खुसरू खान, जिसने 6 से 7 महीने ही हुकूमत की, और ये खिलजी नहीं था, हिंदू था, प्रीवियस हिंदू था। और ये क्या स्टोरी थी हम अभी देखते हैं। ये एक मुझे मैप नजर आया, तो बहुत अच्छे थे ये 3 4 मैप। ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी में देखें यहाँ तक थोड़ी बड़ी नॉर्थ इंडिया में इनकी हुकूमत थी, मुसलमान सुल्तान थी। और खिलजी डायनेस्टी में देखें ये बहुत बढ़ गई। और तुगलक में ये बहुत ही तकरीबन तमाम इंडिया को कवर किया इसने। लोधी, जब लोधियों का दौर आया तो ये रिड्यूस होनी शुरू हो गई। ठीक है, ऐसा हुआ ये कि यहाँ पर जो सल्तनत थी उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और लोधी इनकम्पिटेंट थे, बस वो दिल्ली तक या आसपास के इलाकों तक रह गए। वो जब हम आहिस्ते से पढ़ेंगे तो उनके थोड़े स्टोरी बताते जाएंगे। याद रहे कि हम कंप्लीट हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, हमें सिर्फ पीपीएससी पर फोकस करना है, कि पीपीएससी का थोड़ा आपका माइंड बन जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए कि हाँ जी इस तरह मुगल डायनेस्टी थी और वगैरह वगैरह।
दरम्यान में अगर कोई एमसीक्यूज मिस होंगे भी तो वो ऐड करते जाएंगे, अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि पास पेपर जो कि मैंने पढ़े हैं 17-18 से 22 तक, जितने भी एमसीक्यूज आए हैं तकरीबन इसमें ऐड किए हैं। ये एक छोटा सा मैप है, वैसे इसमें देखिए मुल्तान है और यहाँ तक ये देखिए फैली हुई है इनकी डायनेस्टी। आगे चलते हैं, ये आप पास करके इसको देखते रहिएगा। मलिक फिरोज, ठीक है, ये वही है जिसने कैकबाद को कत्ल किया 1290 में और तख्त संभाला दिल्ली सल्तनत का 1296, 6 साल तकरीबन ये उस तख्त पे विराजमान रहा। देन इसको इसी के दामाद ने, भतीजे ने कत्ल कर दिया। ये स्लेव नहीं था, ठीक है, खिलजी था। और खिलजी क्या है, अफगानिस्तान की एक ट्राइब है, एक कास्ट है वहाँ पर अफगानिस्तान की। तो वहीं से ये इंपोर्ट हुआ एक तरह से। और जलालुद्दीन इसका टाइटल है। 1294 में इसने ओध स्टेट को कब्जा कर लिया अलाउद्दीन की मदद से। अलाउद्दीन को ही भेजा वहाँ पर, और अलाउद्दीन उसको भी जनरल था इसका, आज भतीजा भी है, ठीक है, याद रहे। और गवर्नर वहाँ तैनात करके, ये बात लिखने का मकसद ये है ताकि आपको अंदाजा हो कि अलाउद्दीन ने जो आगे सल्तनत संभाली तो वो ऐसे ही नहीं संभाली, या फिर ये भी वहाँ पर रूल करता रहा कहीं ना कहीं। तो जलालुद्दीन खिलजी से रेलिवेंट बस यही आपने याद रखना है, ये फाउंडर है खिलजी डायनेस्टी का। और अलाउद्दीन के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अलाउद्दीन के बारे में लिखा है कि सुल्तान हु टेरराइज द मंगोल्स, मंगोल्स को भी टेरराइज कर दिया। कैसे, वो हम भी बताते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने इसका बता दिया। नेफ्यू था, सन इन लॉ था जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है, बहुत एफिशिएंट था, फाइटर था। और इसने देवगढ़ी में भी, वहाँ पर रिवोल्ट्स हो रही थी, बगावतें हो रही थी, उसको सप्रेस किया जलालुद्दीन खिलजी को, कत्ल कर दिया 1296 में। वो खुद सल्तनत संभाली। अनपढ़ था ये। कहते हैं कि इंडिया में जो बेशतर बहुत सारे ऐसे रूलर जिन्होंने नाम पैदा किया वो अनपढ़ थे, ठीक है। जिस तरह ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो गया, और अकबर बादशाह हो गया, अकबर दी ग्रेट, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 बादशाह हैं जिनके साथ दी ग्रेट लगता है। तो अशोका दी ग्रेट, सिकंदर आजम, ठीक है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, और अकबर दी ग्रेट। इसी तरह अलाउद्दीन, उसको भी ये ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, और था इलिटरेट अकबर की तरह। नाउन एज ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारी मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया। जिस तरह टेक्नोक्रेट्स को अहमियत देता था, ये अपने दरबार में उनसे उनको बिठाता, उनकी बातें सुनता कि हाँ जी किस तरह होना चाहिए, हमारा निज़ाम कैसे चल रहा है, तो उनकी बातें सुनकर इम्प्लीमेंट करता था। प्राइस कंट्रोल सिस्टम को जिसने मैनेज किया, प्राइस जो वहाँ पर अशिया थी मार्केट में उनके फिक्स्ड प्राइस बनाए, तो इससे ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो कि कोई भी अपने पसंद का रेट लगाए, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ होता है। इलीगल होर्डिंग्स को इसने अबॉलिश कर दिया, यानी कि जखीरा अंदोजी पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो जखीरा कर सकती है, क्योंकि जखीरा तो ज़रूरी है जैसे गंदम वगैरह। मेजरमेंट स्केल्स की इम्प्रूवमेंट की, यानी कि इसने एक स्टैंडर्ड बनाया कि जी वेट का ये स्केल होना चाहिए जैसे बट्टे वगैरह, तो वो इसने इम्प्रूव किए। इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है। क्यों सिकंदर सानी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे इलाके में, मैंने आपको जो मैप दिखाया था उसमें दिखाया कितने सारे एरियाज पे स्लेव से खिलजी तक के कितना डिफरेंस है। तो इसने बहुत सारे एरियाज पे ऑक्युपाई किया, वहाँ पे फाइट की। और स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। स्पाई सिस्टम मतलब जासूसी का निज़ाम। यहाँ आपको एक और बात ये याद होनी चाहिए कि ये जासूसी का निज़ाम हज़रत उमर के वक्त से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड जो स्पाई सिस्टम था वो हज़रत उमर ने किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ इंडिया में ये इंट्रोड्यूस करवाया। इसने जफर खान को इंट्रोड्यूस किया जी अपनी आर्मी में, रिक्रूटेड कर दिया जफर खान को। उनका बलबन का एक जनरल था, ठीक है। हमने कहा, हमने पढ़ा है बलबन के बारे में डिटेल से कि बलबन ने मंगोल पॉलिसी बनाई थी, और इसने अपना एक बेटा भी कुर्बान कर दिया मंगोलों से फाइट के दौरान ही। और इसी तरह उसका एक जनरल था जफर खान, कहा जाता है कि जफर खान के घोड़े से भी मंगोल डरा करते थे। इसने उसको रिक्रूट कर लिया। याद रहे कि कोई भी शख्स इंडिविजुअली तारीख में अपना नाम पैदा नहीं कर सकता, टीम होती है। हर शख्स की एक टीम होती है, वो टीम काम करती है, और हमें अपीयर कोई और नजर आता है कि ये इस बंदे ने काम किया, तो एक्चुअल टीम कॉम्पिटेंट होती है।
ये बातें हो गई। इसके बाद दक्कन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी। मैंने वो सर्कल किया था दक्कन पॉलिसी। दक्कन क्या था, ये कोई वेल डिवेल्प एरिया नहीं था, लेकिन इसमें डिफरेंट राजा आपस में डिवाइडेड थे, और जंगजू भी थे। ठीक है, आज भी वहाँ पर देखो आप तमिलनाडु, वो जो एरिया है वहाँ पे तमिलनाडु देखते हो, मूवीज देखते हो, ब्लैक और बड़े हट्टे कट्टे मोटे मोटे से एक्टर्स होते हैं मूवीज में, तो ये तमिलनाडु थे। वो पहाड़ी जंगली इलाका, वहाँ पर फतह करना बड़ा मुश्किल था। तो इसने क्या कहा, उसने कहा जी मैं इस इलाके पे ऑक्यूपाई नहीं करता, राजा अपनी हुकूमतें करें, मुझे तो सिर्फ जजिया दे दें, टैक्स दे दें, यहाँ पर कुछ कुछ हद तक टैक्स दे दें। यानी कि टैक्स कलेक्शन की और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। तो टैक्स कलेक्ट भी इसने किया, क्योंकि आखिर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया होता इसने। है जी, ये दक्कन पॉलिसी है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। 1303 में चित्तौड़ फोर्ट पर अटैक किया। चित्तौड़ मैंने अभी बताया मैप में कि राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती। हुआ क्या था कि जो राजा था रतन सिंह, ठीक है, इसने किसी जोगी को, जो हिंदू पंडित वगैरह होते हैं, उसको सताया, उसकी बात नहीं मानी। तो वो जोगी कॉन्स्पाइरेसी करके ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। उसने बताया कि जी चित्तौड़ की जो महारानी है बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। उस हवाले से उसने कुछ ना कुछ बताया बात ऐसे, और उसको उकसाया कि आप ऐसा करो, आप तो मिलना चाहिए। मुख्तसरन ये कि जी अपनी फौज लेके चित्तौड़ फोर्ट पे पहुंच गया, और उसने राणा रतन सिंह से एक ही फरमाइश की कि मैं रानी को देखना चाहता हूँ। तो उसने एक झलक देखी और शीशे से बस वहीं पे उसका दीवाना हो गया। इवन वहां पे फाइट होती रही कई दिन कई महीने, वहां पर हिसार बनाए रखा उन्होंने, आ, किले पे किले के इर्द गिर्द। ठीक है, किले के अंदर तो फौज नहीं आने दी, खैर। और फिर जंग हुई, राणा रतन सिंह हार गया, कत्ल हो गया। और ये रानी और उसके साथ तकरीबन 16,000 औरतें हैं कमोबेश, जो कि आग में कूद गई। इसको जोहर कहते हैं। ये भी पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जोहर किसने परफॉर्म किया था। जोहर का मतलब क्या है जी, आग में कूद जाना। जो पद्मावती थी, वो बहुत सारी जितनी भी राजपूताइन औरतें थी, क्योंकि जंग में देखो राजपूत मर्द ही शहीद होंगे ना, मर्द ही मरेंगे। तो जो औरतें बची उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये उनकी एक रस्म थी। ये है जी चित्तौड़ फोर्ट। वैसे ये लोकेशन थोड़ी अलग है ये राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं जी, ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, आपको बताया कि पिक्चर्स को थोड़ा जहन में रखा करें। ठीक है, जब भी आप रतन सिंह का नाम लें तो ये जहन में आनी चाहिए, तो इस तरह एमसीक्यूज दिमाग में सस्टेन हो जाते हैं। ये देखें जी, ये जौहर परफॉर्म किया जा रहा है, और ये वो किला है। ठीक है, इसमें बस कैसे दिखाया हुआ है, पुराना जाहिर सकाफत है उनकी, तो उसमें इमेज बनी हुई है। और इस तरह ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरह। 1516 अलाउद्दीन की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हुई इसकी, और इसके बाद उसका बेटा आ गया मुबारक शाह। ये कभी नहीं चाहता था, अलाउद्दीन कभी नहीं चाहता था कि मुबारक शाह इस तख्त पे बैठे। क्यों? क्योंकि वो इनकम्पिटेंट था, वो कहता था ये इस काबिल नहीं है। ये मुबारक शाह बहुत ही अयाश परस्त था, ठीक है, हिडोनिस्ट, गे था। इसके इसका एक अफेयर था एक शख्स के साथ, खुसरो खान, एक हिंदू लड़का था। ठीक है, उसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार था। तो खैर उसी खुसरो खान को इसने मुसलमान किया बज़ाहिर, और उसको एक अपना चीफ एडवाइजर लगा दिया, यानी कि अपने एक मिनिस्टर लगा दिया बहुत बड़े ओहदे पर, हर वक्त इसके साथ कांटेक्ट में रहता। इवन ऐसा हुआ कि खुसरो खान ने मुबारक शाह को कत्ल कर दिया, और उस सल्तनत पर खुद कब्जा कर लिया, सुल्तान बन गया 1320 में। और इसने बैठते ही क्या किया, चूंकि था तो हिंदू ही, इसने बैठते ही क्या किया, जितने भी वहां पर बड़े बड़े ओहदों पे मुसलमान थे सबको वहां से हटा दिया और हिंदू अपॉइंट कर दिए। बहरहाल जी, यहाँ से फिर जो दिल्ली के लोग थे, जो वफादार थे, उन्होंने एक गाजी मलिक, ठीक है, एक जनरल था, उसको दावत दी। जिस तरह मलिक फिरोज एक जनरल था, इस तरह गाजी मलिक एक जनरल था। तो गाजी मलिक को इनवाइट किया कि जी दिल्ली सल्तनत मुसलमानों के हाथों से जा रही है, आप ठीक है यहाँ पर आए। जाहिर है कि जब भी मुल्क में मसाइल होते हैं तो आर्मी को कॉल की जाती है कि भाई अब आखिरी जो हमारा सहारा है वो आर्मी है। तो ये जनरल मतलब आर्मी। इसने आके जी खुसरो खान को कत्ल किया। 6 से 7 महीने वो रहा था, 1320 में इसको
कत्ल कर दिया। गाजी मलिक जनरल था खिलजियों का, ठीक है, रूलर था उसने। ये मैंने बता दी सारी बातें। और जैसे उसने कत्ल किया खुसरो खान को, कहा कि जी मैं आज के बाद मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही संभाल सकता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से हमारी स्टोरी खिलजियों की खत्म हुई। नेक्स्ट फिर हम अ, गाजी मलिक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी समरी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप रिवाइज कर देना। ठीक है, ये आप पीडीएफ पीडीएफ शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा। पेपर है हमारा असिस्टेंट, और इसके मैथ के एमसीक्यूज रहते हैं, वो हम देखेंगे। थोड़े से मुश्किल हैं और मैंने कोशिश की है एक नए और आसान तरीके से इनको सॉल्व किया जाए, सर्च करके देखा है। फादर ऑफ जियोमेट्री का है जी यूक्लिड। कई मरतबा ये सवाल आ चुका है, और तकरीबन 300 BC पुराना ये शख्स है, मैथमेटिशियन है, ग्रीक। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। मैथ के क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि क्वेश्चन को समझ लेना का मतलब होता है आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सवाल ये पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, सम ऑफ RS 1875। देखें 1850 रुपये हैं, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कैसे कि 2 साल उस पर इंटरेस्ट लगा, सूद लगा, और पहले साल लगा 4%, दूसरे साल लगा 8%। तो 4% और 8% का सूद मिलाकर टोटल सूद कितना बना 2 साल में, वो बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारे पास ये एक फार्मूला है, इंटरेस्ट फार्मूला, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, यानी कि टोटल अमाउंट क्या है, 1875। उस पर रेट कितना लगा। रेट हमारे पास दो हैं, 4% और 8%। उसके बाद टाइम या नंबर ऑफ टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स ईयर्स हैं, 2 साल है हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास रेट डिफरेंट है हर साल का, दो पहले साल का डिफरेंट है, अगले साल का डिफरेंट है, तो हम इंडिविजुअली निकालेंगे, पहले साल का अलग फिर दूसरे साल का अलग। एक बात। दूसरा ये है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रेट है तो हम इसको 100 से डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंटरेस्ट, ये फार्मूला लग गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का। एक साल का कितना है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई टी। देखें P से मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1875 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रेट 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर, डिवाइड कर देंगे 100 से, और हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 75। इसी तरह हम दूसरे साल का निकाल लेंगे, और दूसरे साल का बनेगा 156। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट अमाउंट आ जाएगी 231। समझ आ गई होगी जी, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार दैट गेट्स 15 माइल्स पर गैलन। ठीक है, ये बड़ा लेंथी सॉल्यूशंस हैं इस क्वेश्चन के भी, ठीक है, लेंथी, लेकिन मैंने मुख्तसर निकालने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि पीपीएससी में हमारे पास ना टाइम होता है ना स्पेस होती है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा जी। अ कार दैट गेट्स 15 माइल्स पर गैलन ऑफ गैसोलीन कैन ट्रेवल 250 माइल्स ऑन अ फुल टैंक। गैसोलीन या गैलन्स, बस आप यूँ समझें कि जिस तरह पेट्रोल है, तो वो कहता है कि 15 मील 1 लीटर पेट्रोल में चलती है गाड़ी, एवरेज है। ठीक है, जिस तरह हमारे मोटरसाइकिल की एवरेज होती है जी 40 लीटर कह देते हैं जी, सॉरी 40 किलोमीटर एवरेज चलती है, तो इस तरह वो कह रहा है कि कार है जो कि 15 मील चलती है 1 गैलन में, 15 मील चलती है 1 लीटर में। अगर टैंकी फुल कर दें उसकी तो वो 250 मील चलती है। यानी कि अगर 15 मील की एवरेज हो तो 250 माइल वो फुल टैंकी में चल जाएगी टैंक में। अब दूसरा पोर्शन है इसका, पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि 20 माइल्स अगर पर गैलन हो, यानी कि एवरेज 15 से बढ़ाकर 20 माइल्स हो जाए, तो फुल टैंक में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो इसका सिंपल हल है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 गैलन में कितना करती है, 15 मील, फुल टैंक में कितना करेगी, 250 मील। तो कहता है कि अगर 1 गैलन बढ़ा के कर दिया जाए 20 माइल्स, तो अब कितना करेगी। तो सिंपल है कि 20 को मल्टीप्लाई करें 250 से, तकसीम कर दें 15 पर, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि जो हमारी पहली अमाउंट थी उसको हम डिवाइड ही करना है। आपको मैंने इस लिहाज से एक असाइनमेंट भी दिया इस क्वेश्चन से सिमिलर, भी आप कीजिएगा, और मुझे ये आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन मैंने इसमें दिया हुआ है आपको, और काफ़ी सर्च किए मैंने तब ये निकला है। इंतहाई सिंपल, वैसे जो लेंथी सॉल्यूशन बनता है। अभी इस क्वेश्चन को आपने समझना है। मीन वेट, ठीक है, मीन आपको पता है यानी कि आप सेंटर अमाउंट निकालते हैं। 100 स्टूडेंट्स का मीन वेट है, यानी कि 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका मीन वेट है 46 kg। मीन वेट ऑफ बॉयज, अब हमें ये नहीं पता कि बॉयज कितने हैं। वो कहता है बॉयज का मीन वेट है 50 और गर्ल्स का मीन वेट है 40। तो अब बताएं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो मीन वेट बताया हुआ है और बॉयज बताने, तो ऐसा करें, बॉयज और गर्ल्स। अब गर्ल्स का, बॉयज का मीन वेट कितना है 40, हाँ 50, गर्ल्स का 40। अब दोनों का एवरेज कितना हुआ, एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को जमा करो, दो पे तकसीम करो तो 46। अब 46 को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? बॉयज ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं, तो हम बड़ा हिस्सा बॉयज के लिए 6 और स्मॉल हिस्सा गर्ल्स के लिए 4। तो ये क्या होगा, 6:4। अभी ध्यान से समझिए। अब इस रेशियो से नंबर कैसे निकालेंगे? रेशियो से नंबर निकालने का सिंपल फार्मूला, रेशियो क्या है हमारे पास, पहली है, पहला हिस्सा है इसका 6। तो 6 को डिवाइड करें 10 से, क्योंकि 6 + 10 कितने बनेंगे, सॉरी 6 + 4 बराबर हुए 10 के। तो टोटल इनको जमा करेंगे तो टोटल बनेगा, उस पर तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब कर देंगे, तो ये जवाब आएगा 60। चलिए, चलो, जितना भी क्वेश्चन है आई थिंक कुछ मिस हो गया, तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन जी। A shopkeeper purchases 5 cartons in 105 rupees and 8 cartons in 155 rupees. और if carton contains 5, चलिए मैं वैसे बता देता हूँ आपको, पता नहीं कैसे मिस होगा इसमें। इसमें सवाल ये किया गया है, एक कार्टन है जिसको हम कहते हैं कार्टन। वो कहता है कि 5 कार्टन लिए हैं उसने 105 रुपीज के, ठीक है। आइटम्स अब डिफरेंट है हर आइटम में, आप समझे। एक, जिस तरह के ये जो हमारी लीटर वाली बोतल है, आप समझ लें 7 अप की एक बोतल है, तो एक कॉटन है। अब एक कॉटन के अंदर बोतलें कितनी होती हैं? किसी में 8 होती हैं, किसी में 12 होती हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जी 5 कार्टन हैं जिनकी कीमत है 105 रुपये, और 8 कार्टन ऐसे हैं जो लिए गए हैं 155 रुपीज में। तो अगर हर कार्टन में 5 आइटम्स हों, हर कार्टन में 5 आइटम्स हों, तो एवरेज कॉस्ट एक आइटम की कितनी बनेगी? इसी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें इसको अलग अलग क्यों, अब देखें इसमें ये जो हमारे ये 5 हैं और ये 8 हैं, इनकी कीमत भी अलग है, ठीक है। और लेकिन इनके दरमियान, इनके अंदर जो आइटम्स हैं वो 5 5 हैं, प्राइस अलग है, ठीक है। और इनकी तादाद भी अलग है, कार्टन्स की तादाद भी अलग है, इनके रुपीस प्राइस भी अलग हैं, इसी तरह। लेकिन इनके अंदर आइटम्स सेम है, तो उनकी एवरेज बतानी है। बड़ा बहुत आसान सोल्यूशन है, जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। 5 कार्टन हो तो कितने पैसे हैं, 105। तो इसकी एवरेज निकाल लें जी, एक कार्टन की कितनी बनी। तो 105, 105 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 21 रुपीज। देन 8 कार्टन इज टू 155 रुपीज। तो अब इसकी भी एवरेज निकालें उसी तरह डिवाइड करके। अब चूंकि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, 105 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 21 रुपीज और 19। तो इनका एवरेज किस तरह निकलेगा, इन दोनों को जमा करें, दो पे तकसीम कर दें, तो हमारे पास इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा। अब ये हुआ कि ये जो एवरेज है ये टोटल आइटम्स का है, ठीक है। ईच में कितने हैं, 5 आइटम, तो ये टोटल का एवरेज है। तो इसका अगर एक आइटम की एवरेज निकालनी हो तो हम इस टोटल को 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन है जी, और ये आप खुद करना उसी तरह होगा, एवरेज का क्वेश्चन है। ये भी कर लेंगे, असाइनमेंट है जी, आपने ये सेंड करनी है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान।
द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 9 इज, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई होने वाले पहले 5 नंबर्स का एवरेज बताएं। तो 9 से सबसे पहले तो 9 खुद मल्टीप्लाई होता है, ये 9 का पहाड़ है, ये 9 का टेबल है। 18, 27, 36, 45 सबको जमा करें और 5 पे तकसीम कर दें, जो कितने भी टोटल हैं, 1 2 3 4 5, 5 तकसीम करेंगे एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसके दो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं आपको, दोनों अब देखना, क्योंकि ऐसे आजकल बहुत टफ मैथ पूछ रही है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। याद रखें कि सिर्फ आप पास पेपर के मैथ के क्वेश्चंस ही को बार बार प्रैक्टिस करें तो उसी से रेलिवेंट कोई नए पूछे जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, पहले तो स्टेटमेंट भी सेम हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, लेकिन अब स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा यार, इस तरह कर लो। और जिस तरह मैंने सॉल्यूशन दिए मैं आपको, इनको बार बार करें। ये कहता है कि जी ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, इसके बाद सॉल्व करें। ए और बी है, एक काम 3 दिनों में करते हैं। अब वो इकट्ठा काम करते हैं, काम शुरू कर किया उन्होंने, 2 दिन तक इकट्ठा काम किया, अगर तीसरे दिन भी कर ले तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन उन्होंने 2 दिन करके बी ने काम छोड़ दिया। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, तो इसका मतलब ए को वो बकिया काम करने में 2 दिन और लगे, तो बी अलोन कुड डू द वर्क इन, अब कंप्लीट वर्क बी कितने दिनों में करता, तो ये है सवाल। क्योंकि अभी ना उसने बी का और ए का कंप्लीट वर्क तो बताया नहीं, उसने कहा कि ए और बी इकट्ठे काम करते हैं तो 3 दिन में मुकम्मल हो जाता है जी। स्टार्ट करते हैं, देखें। अब ए और बी का 1 डे जो वर्क है, परसेंटेज कितना है, 1/3। कैसे, देखें ए और बी अब 3 दिन में काम मुकम्मल करते हैं, 3 दिन, तो 1 दिन में कितना हुआ, 1/3, 2 दिन में कितना हुआ, 2/3, 66%। ठीक है जी, अगर तीसरा दिन होता तो 100% हो जाता है, तो अंडरस्टूड है। अब बात यह है कि जब 2 दिन उन्होंने काम कर लिया, 66.6% काम कर लिया, तो बकिया कितना बचा, 33.4%। अब हमें इस 33.4% का देखना है कि ए ने इसको 2 दिन लगाए, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो बात यह है कि 1 डे वर्क ऑफ ए, ये तो हमें पता लग गया ना जी, 2 दिन, वो 2 दिन लगाए हैं इसने 33.4% करने में। तो ये देखना है कि इसने ये जो 33.42 किया 2 दिन में, तो वो परसेंटेज कितनी थी, 6.7% थी। 2 से तकसीम करके हमें अंदाजा हो गया, परसेंटेज पता लग गई। अब 1 डेज वर्क ऑफ बी, तो बी का किस तरह निकलेगा, तो 33%, यानी कि ये जो काम रिमेनिंग था अगर बी करती या बी करता तो किस तरह पता लगेगा, ए का किया हुआ काम माइनस कर दो तो बाकी बी का आ जाएगा, तो ये भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक सेम काम कर रहे थे, डिफरेंट नहीं था। तो अब सिंपल सी बात है जी, ये 16.7, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, कैसे पता लगेगा, 100 मतलब क्या, टोटल, ये परसेंटेज किसकी है, बी की, तो इसको डिवाइड करोगे तो पता लगेगा जी 100% कितने होगा, 6 डेज में मुकम्मल होगा तकरीबन। एक तो सोल्यूशन ये है, इससे आसान सोल्यूशन बताता हूँ। ए और बी 3 दिन में काम करते हैं, अब ए और बी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो बकिया काम कितना बचा, 2/3 ये काम कर लिया। ठीक है जी, तो बकिया कितना बचा, 1/3। बहुत सिंपल बात है। अब ए कंप्लीट, ए जो है वो उसने 1/3 काम करना है, तो वो 2 दिन में काम करता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो कहता है कि अगर 1/3 ए जो है, अगर 1/3 को 2 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने दिनों में करेगा जी, सारा काम कितने दिनों में करेगा, 6 दिन में। बहुत सिंपल है। अगर एक हिस्सा, यानी कि एक काम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, अब एक हिस्सा अगर 2 दिन में हो रहा है तो बकिया 2 हिस्से 4 दिन में हो गए, तो 4 और 2 6, तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ए और बी मिला के कितने दिनों में करेंगे, 3 दिन में। तो ये ए का काम है, ये ए और बी का काम है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका टोटल काम जो एवरेज दोनों का निकलेगा, तो ए हो या बी हो तो 6 दिन में ही करेगा, टोटल वर्क कितना हुआ, 6 दिन में। कैसे, बी इज एफिशिएंसी, कैसे, 2 - 1 = 1, ये 2 है, ये 1 है, अब 1 तो हमने निकाल लिया,
ये टू दोनों का है, तो दो में से अगर एक निकल गया तो एक, तो इसका मतलब ये एक, ये छः ही तो है। नहीं, अगर फिर भी समझना है तो आप मुझे वॉइस करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिससे एक खास डिस्टेंस है 100 मीटर का। तो उस 100 मीटर के डिस्टेंस से और टावर की लेंथ से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये बताएं कि हाइट कितनी है टावर की। हमें सिर्फ डिस्टेंस पता है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, अच्छा सॉरी, ये आंसर भी इधर गलत लिखा है, मैं इसको सही कर दूंगा, बल्कि आंसर में ठीक होगा। देखें, बहुत सिंपल है ये। सिंपल नहीं है, सॉरी, ये पीपीएससी ऐसे सवाल बहुत शाज़ और नादिर पूछती है। एंगल्स वाले क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पर एंगल के सॉल्यूशन बताए हैं, कई एक टेबल बना दिया है, वहाँ पे देखना। अगर टेबल याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ये है टावर ए से बी, जिसकी हाइट एक खास हाइट है, हमें नहीं पता कितनी, मालूम करनी है। और बी से सी तक ये एक खास डिस्टेंस पर ये कहता है कि 100 मीटर का एक डिस्टेंस है। अब इस हाइट और इस डिस्टेंस की वजह से एक एंगल बन रहा है, जिसको वो कहता है कि 60 का एंगल बन रहा है। ये तो अंडरस्टूड है ना हमें, ये 45 है। तो कहता है कि इसका डिस्टेंस ये 60 डिग्री का एंगल है, तो अब बताएं ये हाइट कितनी बनेगी। तो वो कहता है हाइट ऑफ द टावर, देन ए बी सी वाला ये बताए। वो कहता है कि ये जो हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो बराबर होती है टेन थीटा के। टेन थीटा है कितना, 60। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 पे, ये 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट बराबर है हाइट बाई 100। 100 इधर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। यही आंसर है, जो ऊपर थोड़ी मिस्टेक है। अभी समझें कि इसने साइन थीटा नहीं लिया, कॉस थीटा नहीं लिया, टेन थीटा नहीं लिया। देखिए 60 के एंगल पर साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, ठीक है, ये आपने सारे देखना है जी। देखें 0 डिग्री पे इनकी वैल्यू, 30 पे, 45 पे, ये रिवाइज कर लेना, मैट्रिक में बहुत किए हैं, जिन्होंने एफएससी मैथ के साथ किए उन्होंने भी किए होंगे। तो बात यह है कि साइन कॉस टेन में से इसने सिर्फ टेन थीटा ही क्यों लिया है, कॉस और साइन क्यों नहीं लिया। इसकी वजह ये है, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस में अगर ये इस हिसाब से होता तो हम कॉस ले लेते वगैरह वगैरह। ये उम्मीद है आप बात समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, उर्दू। नॉवल की किस जुबान का लफ्ज है? अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है नई चीज। उर्दू में भी हम मतलब नॉवल जो पढ़ते हैं, तो किस जुबान का लफ्ज है? अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। आबे हयात किसने लिखा? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है, मैं इसको इस तरह याद करता था कि आबे हयात, आबे हयात वो होता है पानी है जिसको पी के इंसान कभी मरता नहीं है। तो आज़ाद, यहाँ पे आज़ाद है, तो इसका मतलब मौत से आज़ाद हो गया, तो मौलाना मोहम्मद आज़ाद आज़ाद ने आबे हयात लिखा है। ये सात मौलाना मोहम्मद आज़ाद हैं, और ये उनकी किताब है, ये गहरी नज़र से आपने इसको ऐसे देख लेना। शेख अली वजूदी काज़म, ठीक है, जनूबी किस नावल के किरदार हैं? फिरदौस बरी। तो शेख अली वजूदी वगैरह ये फिरदौस बरी के किरदार हैं। फिरदौस बरी के पीपीएससी का पुराना क्वेश्चन है कि किसने लिखा फिरदौस बरी? अब्दुल हलीम शरर ने। ये मैंने यहाँ एक लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है, इसके इसमें थोड़ी समरी बताई हुई है फिरदौस बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का रोमानवी शायर किसे कहते हैं जी? अख्तर शेरानी। तो एक रोमांटिक का शेर यहाँ पे मेंशन है, शेरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वो हुरूफ जो सवाल करने पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस्तेफहामिया। सवाल करने पे ऐसा क्या, क्यों, कैसे। और नीचे मैंने एक छोटी सी पिक्चर शेयर की हुई है, इसको आप देख लेना। इस्तेफहामिया जुमले, बरसरे पेकार कौन है, बीबी रुकैया कौन थी, वगैरह वगैरह। और फिर ये एक यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि इसको इस्तेफहामिया जुमलों में बनाएं। तो ये आप बना लेना। बूढ़ी काकी रोने लगी थी, इस्तेफहामिया क्या बनेगा? बूढ़ी काकी क्यों रोने लगी थी, वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो हुरूफ जो खुशी गमी को जाहिर करे उन्हें क्या कहते हैं? फिजाइया। तो हुरूफ की मैंने यहाँ पर तीन एग्जाम, ठीक है, मेंशन किए हैं, फिजाइया और इस्तेजाबिया
निदाइया। ठीक है। तो निदाइया क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आवाज़, निदा का मतलब होता है पुकारना किसी को। और फिजाइया, ये हमने अभी पढ़ा है, दुख सुख। और इस्तेजाबिया, ये होता है दुआइया। ठीक है, ये तीनों आप देख लेना इनकी यहाँ पे। जो कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स वगैरह ये देख लेना। अगर ये फिजाइया पूछ सकता है तो इस्तेजाबिया भी पूछ सकता है। और तो जी, गुल खिलाना का मतलब होता है अजीब काम करना। अस्सलाम वालेकुम के दुरुस्त तलफ़ुज़ बहुत मरतबा पूछते हैं। आम के आम घुटनियों के दाम, मतलब डबल फायदा है। ये नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है इसकी। वो नज़म जिसमें अल्लाह के बरगज़िदा बंदों की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? मनकबत। ठीक है। एक गुम्बद बनाया हुआ है, मकबरा बनाया हुआ है। मनकबत मतलब जिस तरह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए तो नाक, अल्लाह की तारीफ की जाए तो हम या मनाजात, उसके अलावा जिसकी भी तारीफ की जाए तो उसे मनकबत कहते हैं। जैसे हजरत फातिमा की तारीफ में एक शेर लिखा है। तो ये लास्ट पोर्शन है हमारा इंग्लिश का। ये असाइनमेंट के करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, ये देखना। और गुलजमान आपने जो भी लिखी थी और उससे टैली करना। मैं आपकी असाइनमेंट देख नहीं पाया, इसके लिए माजरत। अच्छा, मैं आपको इंडिविजुअल करवा रहा था एक्टिव पैसिव और हमारे इनडेफिनेट क्या प्रेजेंट हो चुका था, तो फिर जाहिर है इसमें काफ़ी वक्त लग रहा था। तो मुझे यहाँ से टेबल मिला, मैंने कहा ये सारी आपको एक साथ करवा दूंगा और नेक्स्ट वीक हमारा एक्टिव पैसिव की सिर्फ प्रैक्टिस पे लगेगा। ठीक है। मैक्सिमम आपको सेंटेंसेस दूंगा, अभी भी दिए हैं सिंपल से। उनके आपने असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे भेजनी है, और उसके बाद थोड़े कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स करते जाएंगे। जो पास पेपर में आएंगे वो तो हम फिर करेंगे ही। लेकिन इसमें सारे हैं, मैं अब बिल्कुल टेबल डिस्कस नहीं करूंगा, आपने खुद देखने हैं। ठीक है, नीचे एग्जांपल्स भी हैं। और एक और बात, ठीक है, जिस तरह ये एक्टिव पैसिव है और एक्टिव की जो फॉर्मेशन बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें ये सिंपल सिंपल दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वाला वगैरह नहीं दे सकते थे। हम क्वेश्चन जब असाइनमेंट दूंगा आप करेंगे, फिर मैं करेक्शन बताऊंगा तो आप खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ट्रांसलेशन के लिए भी सेंटेंसेस दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पैराग्राफ राइटिंग की तरफ लेकर आऊंगा मैं आपको। ठीक है, इंग्लिश के पैराग्राफ की राइटिंग वो किस तरह करनी है। तो इस तरह ये अगर आप इनके छोटे छोटे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर हम बड़े पैराग्राफ की तरफ आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव भी हमें कुछ ना कुछ करना है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी के लिए भी थोड़ा थोड़ा होनी चाहिए इंग्लिश। है जी। ये और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, आई का मी, यू का यू, कुछ ऐसे नूरे होते हैं ना जिन्हें कि जी उन्हें ये भी नहीं पता होगा। इट का क्या है जी? इट, ये याद रखिएगा। और ये एग्जाम्पल्स हैं। एमा राइट्स लेटर, लेटर इज रिटन बाय एमा। ये सारी एग्जाम्पल्स आप करें, ठीक है, लिखें और देन असाइनमेंट सॉल्व करें जी। तकरीबन यही है जी फ्रॉम माय साइड। अब आप पर है कि आप इसको किस तरह डील करते हैं। इसके असाइनमेंट सॉल्व करें, पैराग्राफ लिखें और बार बार इसको देखें। और इसका कल टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। कल सेकंड टाइम सिर्फ इसी लेक्चर का, इसी फाइल का टेस्ट होगा जो मैं अब शेयर करूंगा। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरी हो तो फिर आप पूछ लेना। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।